पाताल लोक का सीजन 2 आ चुका है और ये मुझे कथे बताने की जरूरत नहीं कि भाई ये सीजन काफी अच्छा था। अगर ऐसे देखा जाए तो 2020 में इसका पहला सीजन आया था और सेकंड वाला सीजन आने में 2025 हो गया। ऑलमोस्ट 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल बाद किसी सीरीज का सेकंड पार्ट लाना मतलब सीरीज की हाइप ही खत्म कर देना। एंड ये सीरीज के आने के पहले लग रहा था कि भाई इसकी हाइप क्यों नहीं है और रिलीज होने के कुछ दिनों तक भी इसकी हाइप नहीं थी। पर जैसे जैसे लोगों के रिव्यूज सामने आए कि भाई पाताल लोक का सीजन 2 जाके देख यार क्या मस्त बना है, तो इस माउथ पब्लिसिटी के कारण लोगों ने पाताल लोक का सीजन 2 देखना स्टार्ट कर दिया है। एंड अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम जाके पाताल लोक का सीजन 2 जरूर देखो। एंड अगर तुम इस सीरीज को ऑलरेडी देख चुके हो तो भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा सीजन 2 के साथ कमेंट में जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते वीडियो को, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीजन 2 की एंडिंग। साथ ही में जानेंगे इसके सीजन 3 का फ्यूचर कि सीजन 3 में क्या हो सकता है। एंड भाई पहले बता दूं कि इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर तुमने इस सीरीज को नहीं देखा है तो आई थिंक पहले सीरीज देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखने आना। बाकी मेरा काम था स्पॉइलर वार्निंग देना, जो कि मैं दे चुका हूँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक मर्डर केस के साथ जिसमें मर्डर हो चुका है जोनाथन थॉम का। थॉम ड्रग्स का काम करता है और पॉलिटिक्स में एक्टिव था। अब मिस्ट्री ये है कि भाई इस बंदे को होटल रूम में कौन मार के चला गया। एंड इस केस को अंसारी हैंडल कर रहा होता है, जो कि हाथीराम का पहले जूनियर था, अब आईपीएस ऑफिसर बन के वापस आया है। एंड हाथीराम का भी सीनियर बन चुका है। एंड अंसारी जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, होटल रूम के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो उसमें एक मिस्टीरियस लड़की उसको नजर आती है, जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई है और थॉम का जिस साइड में रूम होता है उधर से ही वो आते हुए नजर आती है। और देख के ऐसा लगता है कि थॉम का मर्डर करके भाग रही है। तो अंसारी सारे पुलिस स्टेशन में उसका फोटो भेज देता है। वही बात करें हाथीराम के बारे में तो हाथीराम भाई वही जमनापार थाने में अभी पोस्टेड है, ना कोई प्रमोशन और ना कुछ ग्रोथ, वही के वही है पिछले कई सालों से। तो खैर हाथीराम के पास में भी एक केस आता है जिसमें एक लेडी अपने पति रघु पासवान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई हुई होती है। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रघु जो है वो नागालैंड अप डाउन किया करता था, क्योंकि हाथीराम को रघु के रूम से मिलते हैं नागालैंड जाने के ट्रेन के टिकट्स। तो वो जिस ट्रेन से जाता था उस समय के सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए रेलवे स्टेशन के, जिसमें रघु पासवान नजर आता है, वो भी एक लड़की के साथ। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लड़की का नाम रोज लीजो है और ये वही सेम लड़की है जिसको अंसारी ढूंढ रहा है थॉम के मर्डर केस के इंजाम में। तो इस तरीके से थॉम का मर्डर केस जिसको अंसारी हैंडल कर रहा था और दूसरी तरफ रघु का मिसिंग केस, ये दोनों केस एक हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। एंड जैसे ही हाथीराम को पता चलता है कि इसी लड़की को अंसारी भी ढूंढ रहे हैं, मतलब अंसारी सर बन चुके हैं अभी वो, तो हाथीराम सीधे अंसारी को रिपोर्ट करता है और उन्हें बताता है कि ये लड़की इस रेलवे स्टेशन पे दिखी है। एंड इन दोनों को तब समझ में आता है कि ये दोनों केस एक दूसरे से लिंक है। तो अंसारी जो है वो कोशिश करते अपने सीनियर को समझाने की कि हाथीराम चौधरी को टीम में शामिल किया जाए और इस केस को साथ में मिलकर सॉल्व किया जाए। पहले तो सीनियर मना करते हैं, लेकिन अंसारी किसी तरीके से उन्हें मना लेता है। अब हाथीराम चौधरी और अंसारी दोनों इस केस पे काम कर रहे होते हैं। पहला केस है रघु की मिसिंग कंप्लेंट और दूसरा है थॉम का मर्डर केस। और इसी के सिलसिले में दोनों के दोनों नागालैंड जाते हैं। एंड वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है एसपी मेघना से, जो कि उन्हें लेके जाती है थॉम के फ्यूनरल पे। और उस फ्यूनरल पे थॉम के बेटे रूबेन की जो एंट्री बताई गई है, मतलब क्या एस्टैब्लिश किया है उसके कैरेक्टर को। हालांकि वहाँ पे वो एक आदमी को मारने वाला होता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अंकल केन बीच में आ जाते हैं। एंड इस सीन के बाद से ही पता चल जाता है कि नागालैंड भी किसी पाताल लोक से कम नहीं है। अब नागालैंड में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, इनके सामने राज खुलते जाते हैं। अब बीच इन्वेस्टिगेशन में हाथीराम को अपने घर जाना पड़ता है अपने बेटे के बर्थडे के लिए, लेकिन अंसारी अभी भी नागालैंड में है और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अंसारी को खबर मिलती है रोज लीजो जो है वो नागालैंड में ही मौजूद है और साथ ही में उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है। अंसारी उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचता है, तभी देखता है कि सामने रूबेन है। थॉम का बेटा रूबेन ऑलरेडी रोज को लेके जाने वाला था, लेकिन अंसारी किसी तरीके से रोज को उससे बचा लेता है। अंसारी अपनी गाड़ी में बिठा के रोज को लेके जा रहा होता है, तभी अचानक से एक गोली आती है और सीधे अंसारी के सिर में घुस जाती है। अंसारी की कार में ही मौत हो जाती है। रोज कार में से निकल के भागने की कोशिश करती है एंड रोज को भी एक गोली लग जाती है। गोली लगते ही वो गिर जाती है और पहाड़ से फिसलते हुए नीचे चली जाती है जंगल में। अब अंसारी को जिसने गोली मारी वो है डेनियल। अब डेनियल ने अंसारी को क्यों मारा इसका आंसर भी तुम्हें आगे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक। अब अपन फिर से कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अंसारी की मौत के बाद हाथीराम चौधरी और उनके जो सीनियर थे एसएचओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन थोड़े सुधरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों साथ में मिलके अपने दोस्त अंसारी के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब उसकी मौत कैसे हुई इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। एसएचओ हाथीराम को कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, अंसारी अपना भाई था उसके लिए कर रहा हूँ। तो एसएचओ और हाथीराम दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं ध्रुव मलिक को पकड़ने के लिए, जो कि उस क्लब का मालिक होता है जहाँ पे रोज लीजो काम करती थी। एंड हाथीराम ध्रुव मलिक के फंक्शन में घुस के जो उसको मारता है भाई, वो सीन तो बेस्ट था। एंड ध्रुव मलिक से पूछताछ में पता चलता है कि वो रोज लीजो को जानता है, जो कि उसने पहले इनकार कर दिया था कि वो नहीं जानता है। एंड ध्रुव मलिक और रोज लीजो दोनों के दोनों गए थे थॉम से पैसा लेने के लिए, वो भी 2 करोड़ रुपए। रोज ध्रुव की कार से उतर के पैसा लेने के लिए निकली। रोज थॉम तक तो पहुंच गई, लेकिन पैसा लेके वापस आई ही नहीं और ध्रुव वही खड़ा रह गया। इसके बाद
बाद हाथीराम फिर से पहुंच जाता है नागालैंड अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए और रोज लीजो को ढूंढने के लिए, थॉम का मर्डर कैसे हुआ इसकी मिस्ट्री सुलझाने के लिए एंड रघु पासवान का क्या कनेक्शन है इसको सॉल्व करने के लिए फिर से नागालैंड उसको आना ही पड़ता है। नागालैंड आने के बाद हाथीराम को पता चलता है कि रोज लीजो जिंदा है, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत है। जंगल से उसको रेस्क्यू किया गया है और हॉस्पिटल में भर्ती किया है। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि 50% चांसेस है इसके जिंदा बचने के। तो खैर इसी के साथ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि जो रोज लीजो है वो थॉम की ही बेटी है। एंड बात यहीं पे नहीं रुकती है, थॉम रोज लीजो के साथ संबंध बनाता था जिसके थ्रू उन्हें एक बेटी भी है। एंड ये सच जानने के बाद भी हाथीराम रूबेन से मिलके उसके थ्रू भी कुछ सच्चाइयां निकलवाना चाहता था, इसीलिए उसने मीटिंग फिक्स करवाई। फिर जब वो रूबेन से मिलने जाता है और यही सब बातें वो उसको बता रहा होता है, तभी दूर से गोली आती है और सीधे जाके रूबेन के सिर में घुस जाती है। और ये कांड भी स्नाइपर डेनियल ने किया है। हाथीराम के सामने रूबेन को कोई मार के चला जाता है और हाथीराम कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन वो इतना तो समझ चुका है कि ये एक स्नाइपर है और जिस तरीके से उसने गोली मारी है वो समझ चुका है कि अंसारी को भी इसी स्नाइपर ने मारा था। अब हाथीराम इसको ढूंढने में लग जाता है और इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि जो डेनियल है जो वही लड़का है जो थॉम का सिक्योरिटी गार्ड था एंड इसका जो बाप है वो इन सब का लीडर अंकल केन है। अंकल केन और डेनियल की सच्चाई जानने के बाद हाथीराम एसपी मेघना को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि जो डेनियल है जो इतने सारे लोगों को मार रहा है वो अंकल केन का बेटा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसपी मेघना जो है वो किडनैप हो चुकी है और उसको किडनैप किया है डेनियल ने। और जैसे ही फोन कट होता है वो एसपी मेघना को गोली मार देता है। अब यहाँ पे एसपी मेघना का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब देखो भाई, जो जो इस केस से जुड़ा हुआ है या जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उन लोग को डेनियल मार रहा है। अब ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके हैं जो इस केस पे काम कर रहे थे या जो इस केस में इन्वॉल्व थे। पहली रोज लीजो जिसको भी इसने गोली मारी थी, लेकिन वो किसी तरीके से जिंदा बच गई, लेकिन फिर भी उसके जिंदा बचने के बहुत कम चांसेस है। वही दूसरी बात करें अंसारी के बारे में, तो अंसारी को इसने मार दिया और भी जो भी बीच में आ रहे थे उन सबको मारता गया। अब मेन टारगेट डेनियल का होने वाला है हाथीराम चौधरी। तो डेनियल अब हाथीराम चौधरी को मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, पर किसी तरीके से हमारे हाथीराम भाई साहब बच जाते हैं और वो डेनियल को मार डालते हैं। अब जो इन सबको मारा है, खासकर अंसारी को जिसने मारा है, उसका बदला उसके दोस्त हाथीराम चौधरी ने ले लिया है। अब अगली मॉर्निंग हाथीराम चौधरी पहुंच जाता है अंकल केन के घर पे। अब इस समय पे जो सबमिट होने वाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है नागालैंड को एंड वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश है। अंकल केन के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए एंड इसी के बीच हाथीराम अंकल केन के घर पे पहुंच गया है। अब अंकल केन से जैसे वो पूछताछ करता है, अंकल केन खुद ही सामने से बता देते हैं थॉम को अंकल केन ने अपनी हाथों से मारा है। मतलब देखो शक किस पे किया जा रहा था और मर्डर करने वाला कौन निकला, एक बूढ़ा आदमी जो कि किडनी के कैंसर का मरीज है और इस धरती पे 2-3 महीने का ही मेहमान है। उस आदमी ने थॉम को मार डाला। अंकल केन बताते हैं कि उन्होंने थॉम को क्यों मारा, क्योंकि थॉम इस सबमिट में हिस्सा लेने से मना कर रहा था एंड उसके कारण इस सबमिट में रुकावट आ सकती थी एंड अगर वो सबमिट में शामिल नहीं होता या सबमिट को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता तो नागालैंड को 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था वो नहीं मिलता एंड इसी के कारण अंकल केन ने थॉम को मार डाला। अंकल केन किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते थे कि ये सबमिट जो है वो रुक जाए या इसमें कुछ भी बाधा है, तो इसीलिए डेनियल जो भी इस सबमिट में रुकावट डाल सकता था उन सब लोगों को मार रहा था। अब हाथीराम सारी सच्चाई जान चुका है कि अंकल केन ने ही थॉम को मारा है, लेकिन उसके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो बाहर जाके सारे लोगों को बता दे कि अंकल केन ने क्या किया है या उन लोगों को उनकी खुशी के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि अगर हाथीराम बाहर जाके सब लोगों को सच्चाई बता देगा तो नागालैंड में बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए भलाई इसी में है कि हाथीराम चुप रहे। अब अंकल केन को गिरफ्तार भी नहीं कर सकता क्योंकि 2-3 महीने का मेहमान है आदमी, और अगर ये गिरफ्तार हो जाएगा तो नागालैंड की जो खुशियां मिली है लोगों को वो भी छिन जाएगी। अंकल केन मरने से पहले अपने लोगों के लिए कुछ करके मरना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें करी। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो नागालैंड सबमिट थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो खैर हाथीराम भी नागालैंड के लोगों से उनकी खुशियां नहीं छीनना चाहते थे, नागालैंड का डेवलपमेंट नहीं छीनना चाहते थे, इसीलिए हाथीराम बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। जब वो वापस दिल्ली आ रहे होते तभी उन्हें पता चलता है कि रोज लीजो की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। अब भाई इस मोमेंट पे थॉम का मर्डर किसने किया ये भी पता चल चुका है, रोज लीजो भी मर गई है, लेकिन एक केस ऐसा है जो सॉल्व नहीं हुआ। रघु पासवान का आखिर हुआ क्या, रघु पासवान किधर चला गया। तो अब हाथीराम नागालैंड से आने के बाद सीधे रघु के केस पे काम करना स्टार्ट कर देता है और रघु और रोज लीजो का क्या कनेक्शन था इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उसे पता चलता है कि रघु रोज की मदद किया करता था एंड रघु उसी दिन मिसिंग हुआ जिस दिन थॉम का मर्डर हुआ था। थॉम के मर्डर वाली रात रोज लीजो जो है वो ध्रुव मलिक के साथ में आती है, थॉम से 2 करोड़ लेने के लिए निकल जाती है एंड ध्रुव मलिक उसका इंतजार कर रहा होता है रोड पे, लेकिन रोज लीजो जैसे ही थॉम के पास पहुंचती है तो वो देखती है थॉम मर चुका है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है बिना पैसे लिए, क्योंकि अब थॉम ही मर चुका है तो 2 करोड़ रुपए आखिर देगा कौन। दूसरी तरफ रघु की बात करें तो वो अपने दोस्त किशोर से उसका ऑटो उधार मांग के लेके आता है और उस होटल से निकल के रोज सीधे जाके रघु के ऑटो में बैठ जाती है एंड वहां से रोज लीजो को रघु जो है वो रेलवे स्टेशन लेके जाता है एंड उसे नागालैंड की ट्रेन में बिठा देता है। और जो सीसीटीवी कैमरा में रोज लीजो और रघु पासवान नजर आए थे
वो रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा उसी समय के वो फुटेज होते हैं जब रघु रोज को छोड़ने गया हुआ था। और वही दूसरी तरफ बात करें ध्रुव मलिक के बारे में, तो वो बेचारा वहाँ इंतजार ही करता रहेगा रोज लिजो का, और रोज लिजो यहाँ पे रघु के ऑटो में बैठ के आ गई। अब खैर इसके बाद रघु जो है वो रोज को छोड़ने के बाद सीधे अपने घर पहुंचता है, मतलब अपने दोस्तों के घर पहुंचता है जहाँ वो रहता है। वहीं पे ऑटो वाला किशोर भी है जिससे उधार मांग के वो ऑटो लेके गया था। अब किशोर ने रघु को ऑटो इसी शर्त पे दिया था कि वो वापस आने के बाद ऑटो का किराया देगा, वो भी 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए ऑटो का, वो भी कुछ समय के लिए ऑटो उधार मांगा था भाई, कुछ ज्यादा ही अमाउंट है। पर रघु ने उससे वादा किया था कि वो 10,000 रुपए देगा, क्योंकि रघु को भी 5 लाख रुपए मिलने वाले थे उस रात, वो भी रोज लिजो देने वाली थी थॉम से 2 करोड़ लेने के बाद। अब जब रोज लिजो को ही 2 करोड़ नहीं मिले तो रघु को भी 5 लाख कैसे मिलेंगे? एंड जब रघु को ही 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वो अपने दोस्त किशोर को 10,000 रुपए कैसे देगा? तो जैसे ही रघु अपने रूम पे पहुंचता है तो उसका दोस्त किशोर जो है वो उसे 10,000 रुपए मांगता है। रघु उसे बोल देता है कि पैसे मुझे नहीं मिले हैं, जैसे ही मिल जाएंगे मैं तुझे दे दूंगा। और इसी 10,000 के लिए रघु और किशोर के बीच में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई में किशोर की मौत हो जाती है। और ये सब बातें हाथीराम को कैसे पता चली कि रघु के दोस्तों ने ही रघु को मारा है? तो जिस सीसीटीवी फुटेज में ध्रुव मलिक नजर आता है उसी में नजर आता है किशोर का ऑटो। अब यही ऑटो इस रोड पे इस समय पे क्या कर रहा था? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है हाथीराम तो उसके सामने सारा का सारा सच आ जाता है। अब यहाँ पे हाथीराम ने रघु की जो मिस्ट्री थी उसके मिसिंग होने की वो भी सॉल्व कर दी है। और वो अपने सीनियर एसएचओ के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है, तभी उसे एक फटे हुए नोट के बारे में याद आता है जो कि थॉम के पास में था। और उसी फटे हुए नोट से ये 2 करोड़ रुपए की जो मिस्ट्री है ये भी खुल जाती है। तो जो थॉम की डेड बॉडी के पास में जो भी एविडेंस मिले थे, जो भी थॉम की चीजें मिली थी, वो पुलिस ने सील करके एविडेंस रूम में रख दी थी। एंड हाथीराम चौधरी अपने पुलिस वाले दोस्त की मदद से, मतलब अपने सीनियर की मदद से, वो फटा हुआ नोट वहां से निकलवा लेता है जो कि पुलिस की कस्टडी में था। एंड अगर तुमने पुष्पा मूवी देखी और बहुत सारी मूवीज में ये नोट का रेफरेंस दिया गया है, ये फटा हुआ नोट कहाँ पे यूज होता है, तो तुम जान जाओगे कि फटे हुए नोट का यूज क्या होता है अगर तुमने देखी होगी पुष्पा मूवी। लेकिन नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ। तो भाई ये फटा हुआ नोट हवाला के पैसे में यूज किया जाता है। तो हाथीराम में फटा हुआ नोट लेके पहुंच जाता है हवाला वाले के पास पैसा लेने के लिए। तो जब वो आदमी 2 करोड़ रुपए दे रहा होता है, हाथीराम भाई साहब ओनली 5 लाख रुपए उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, बाकी का पैसा वही छोड़ देते हैं। अब देखो भाई, इतना ईमानदार पुलिस वाला तो मैंने नहीं देखा आज तक। हाथीराम भाई साहब कुछ अलग ही आदमी है भाई। खैर अब सवाल ये आता है कि उसने 5 लाख रुपया क्यों लिया, वो भी रघु के मेहनत का पैसा। तो वो पैसा उसने लिया है रघु के बेटे गुड्डू को देने के लिए। एंड गुड्डू की माँ की मौत के बाद अब गुड्डू का इस दुनिया में कोई नहीं उसके दादा दादी के अलावा। तो हाथीराम ये 5 लाख रुपए जो कि रघु ने कमाए थे वो जाके उसके दादा दादी को दे देता है, जिससे कुछ उनका कर्जा देने में हेल्प होगी और कुछ पैसा जो है वो गुड्डू के लिए होगा। एंड ये पैसा उनको देने के बाद हाथीराम वहां से निकल जाता है। एंड सीरीज भाई यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग इसकी एंडिंग पे ही बात नहीं करेंगे, हम लोग इसके फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, मतलब सीजन 3 के बारे में। तो जब हाथीराम चौधरी एसएचओ के साथ आइसक्रीम खा रहा था तो उसी समय पे उसको बता देता है कि सर मैं ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ। अब सीजन 3 में तुम्हें देखने को मिल सकता है कि हाथीराम चौधरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो कोई एक नौकरी कर रहा है दूसरी, लेकिन किसी कारण से उसे फिर से पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंड ये मैं जो तुमको सीन बता रहा हूँ ये फैमिली मैन जैसा लग रहा है, क्योंकि फैमिली मैन में भी जो मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर होता है वो अपनी जॉब को छोड़ के एक नॉर्मल सी जॉब में लग जाता है एंड फिर उस जॉब को छोड़ के फिर से पुलिस की नौकरी में आ जाता है। तो आई थिंक तुम भी यही सोच रहे होंगे कि फैमिली मैन जैसी ही स्टोरी होने वाली है सीजन 3 की। तो मेरे हिसाब से इतनी भी सिंपल स्टोरी हमें नहीं सोचनी चाहिए सीजन 3 को लेके, क्योंकि ये सीरीज के जो मेकर्स है वो सिंपल नहीं सोचते हैं बॉस, उनकी स्टोरी में लेयर्स होती है। और ये मैं सीजन 2 को देख के समझ चुका हूँ कि भाई क्या लेयर्स थी इसमें, हर चीजें कनेक्टेड और एक छोटा कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में। एंड जिस हिसाब से इस सीरीज को लिखा गया है आई डोंट थिंक सो कि सीजन 3 इतना ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि इसके मेकर्स को भी ऑलरेडी पता है कि भाई फैमिली मैन में सेम सिचुएशन लोग देख चुके हैं एंड अब पाताल लोक के सीजन 3 में भी यही देखेंगे क्या। तो आई थिंक इसके मेकर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो लोग सीजन 3 को ऐसा नहीं बनाएंगे जैसा कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये फैमिली मैन जैसा ही होगा। तो अब सीजन 3 को आने में मेरे हिसाब से बहुत टाइम है। एंड हाथीराम चौधरी के छोटे से स्टेटमेंट के साथ हम जज नहीं कर सकते कि सीजन 3 में होगा क्या, या प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, पर जितनी लगा सकते थे उतनी लगा चुके हैं और बता भी दिए मैंने। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो मैंने बताया है इतना सिंपल कुछ होगा सीजन 3 में। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। एंड तुम्हें पाताल लोक सीजन 1 की एंडिंग एक्सप्लेन का वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट में। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो अब समय आ चुका है कि इस वीडियो को हम लोग यही एंड करें। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।